हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीता तिवारी एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट लर्निंग विथ नीता तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री चैप्टर 2 और हमारा चैप्टर क्या है? न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए, बाय द 7th century देयर वर बिग landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledge them as their subordinates or samantas. ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नए राजवंशों का उदय। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है ना, आपके चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है। तो आइए देखिए, इसको समझिएगा। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, यानी कि हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि 7th सेंचुरी के आते आते, स्टार्टिंग जब हो रही थी 7th सेंचुरी की, ठीक है, तो 7th सेंचुरी के आते आते जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसमें जो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है उसमें बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका और जो वॉरियर चीफ हैं, ये जो है ये लोग अस्तित्व में आने लगे थे। मतलब ये लोग सामने आने लगे थे। ठीक है, इनकी पहचान बनने लगी थी। ठीक है, राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, इन लोगों को क्या बोलते थे? इन लोगों को या तो मातहत बोलते थे या सामंत बोलते थे, यानी कि सब ऑर्डिनेंट्स बोलते थे और क्या बोलते थे? सामंत बोलते थे। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि 7वीं सदी यानी कि 7th सेंचुरी के आते आते जो हमारा जो ये आपका सब कॉन्टिनेंट है, इस सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो वॉरियर चीफ्स हैं, ये जो है अस्तित्व में आने लगे। ठीक है, और इन लोगों को जो राजा थे उस समय, जो किंग थे, वो लोग प्रायः जो है ऑफन क्या करते थे? इन लोगों को किस तरीके से जानते थे? इन्हें जो है मातहत या सामंत के रूप में इनको मान्यता देते थे। ठीक है, यानी कि उनको एक नाम दे दिया इन लोगों ने। राजा ने, जो किंग होते थे उस समय, उन्होंने इन लोगों को, जो बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे और जो योद्धा सरदार होते थे, यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो वॉरियर चीफ थे, इनको ये राजा क्या कहने लगे? या तो मातहत यानी कि सब ऑर्डिनेट कहने लगे या सामंतास कहने लगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। ठीक है, एज सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंता, महामंडलेश्वरा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, और रीजन एंड सो ऑन। ठीक है, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। ठीक है, तो चलो अब इसे हम समझते हैं कि यहां हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, उनसे उम्मीद की जाती थी। किससे उम्मीद की जाती थी? जो सामंतास थे, जिनको राजा जो थे, जो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो चीफ थे, वॉरियर चीफ्स थे, जिनको कि जो किंग थे, उन्होंने क्या नाम दिया था? सामंतास कहा था या अपना सबऑर्डिनेट कहा था। ठीक है, तो उनसे जो किंग था ना, वो क्या उम्मीद करता था? उनसे एक्सपेक्ट करता था कि वो जो राजा के लिए क्या करेंगे? ये गिफ्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, और उनके कोर्ट में आकर के अपना अटेंडेंस लगाएंगे, हाजिरी लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? और उन्हें मिलिट्री जो है ना, ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट भी, यानी कि सैन्य सहायता भी प्रदान करेंगे। ठीक है, राजा इन लोगों से ऐसा उम्मीद करता था, ऐसा एक्सपेक्ट करता था कि ये जो सामंत लोग थे, ये क्या करेंगे? राजा के लिए उपहार लेके आएंगे, यानी कि गिफ्ट लेके आएंगे, उनके कोर्ट में आएंगे, अपना प्रेजेंट लगाएंगे कि यस सर, मैं हूँ, हाजिर हूँ। ठीक है, और साथ साथ में उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास किंग को तो किंग ने देखा था ना कि इनके पास भाई बहुत सारा
ये पावर आ गया है, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये वॉरियर चीफ्स हैं, तो इनसे जो है राजा हेल्प ले सकता है ना। चलिए, और इसी वजह से राजा जो था इन लोगों को अपना सामंत बनाते थे। ठीक है, देखिए, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। अब देखो क्या होता था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनके पास जब बहुत ज़्यादा वेल्थ आ जाता था, बहुत ज़्यादा पावर आ जाती थी, सत्ता आ जाती थी, तो ये लोग अपने आप को क्या कहने लगे, ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर कहने लगे। ठीक है, महामंडलेश्वर का क्या मतलब हुआ, यानी कि पूरे मंडल का, यानी कि पूरे सर्कल का जो स्वामी है। ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरीके से अपने आप को कहने लगे ये लोग। ठीक है, जो सामंत थे वो अपने आप को क्या कहने लगे, जब ज़्यादा वेल्थ आ गई, ज़्यादा पावर आ गई, तो अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता था कि ये ज़्यादा जब पावर आ जाती थी तो अब इनको भी लगता था ना कि नहीं, अब जिसके अंडर में हम, जो किंग के अंडर में हम रह रहे हैं, हम इनके अंडर नहीं रहेंगे, हम खुद को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। ठीक है ना, तो ये अपने आप को क्या करते थे, कभी कभी अपने स्वामी के आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे कि भाई अब हम आपके अंडर में नहीं हैं, हम अपने जो है हम स्वतंत्र हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये खेल चलता था राजा और सामंत के बीच में। चलो, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। इन द मिड 8th century, दंती दुर्गा और राष्ट्रकूटा चीफ, ठीक है, दंती दुर्गा कौन था, राष्ट्रकूटा चीफ था, overthrew his चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने कौन सा रिचुअल परफॉर्म किया था, हिरण्यगर्भा, यानी कि लिटरली द गोल्डन वूम्ब। ठीक है, व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड, एक मिनट, was performed with the help of brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a kshatriya even if he was not one by birth। ठीक है, तो देखिए, आइए इसको समझते हैं। यानी कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब ज़्यादा सत्ता हो जाती थी, ज़्यादा संपदा हो जाती थी, यानी कि जब वेल्थ हो जाता था, पावर मिल जाती थी सामंत लोग को, तो ये लोग अपने आप को क्या करते थे, कभी कभी अपने जो उनके जो जिनके अंडर में रहते थे वो उनसे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ हमें दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। देखिए, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, यानी कि जो राष्ट्रकूट है ये शुरू में जो स्टार्टिंग था उस समय किसके अधीन में थे, जो कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे। ठीक है ना, चालुक्य जो किंग्स थे उनके अंडर में ये काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे देखो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान, ठीक है, राष्ट्रकूट चीफ दंती दुर्गा ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। ठीक है, इसने मना कर दिया कि मैं अब आपके अधीन में नहीं रहूंगा, आपके अधीनता में नहीं रहूंगा, आपके अंडर में वर्क नहीं करूंगा। ठीक है, और फिर उसने क्या किया कि जो चालुक्य था अपने स्वामी को इसने क्या किया, दंती दुर्गा ने चालुक्य स्वामी को क्या किया, इसने हरा दिया। ठीक है, उसे हराया और फिर क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिचुअल होता था जिसे कि हिरण्यगर्भा कहा जाता है, यानी कि गोल्डन वूम, यानी कि सोने का गर्भ, ठीक है, नामक एक अनुष्ठान किया, एक रिचुअल किया। ठीक है, अब इस रिचुअल में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर क्षत्रिय नहीं है तो वो इस रिचुअल के थ्रू जो है, भले ही वो बाय बर्थ क्षत्रिय ना हो, लेकिन वो रिचुअल कर लेगा तो उसे क्षत्रिय माना जाएगा। तो इसके लिए जो दंती दुर्गा था उसने क्या किया था, उसने हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान है वो किया था। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि अब जो जिसने ये रिचुअल संपन्न कराया है, ठीक है, ऐसा माना जाता था कि इससे याजक, यानी कि जिसने ये करवाया है, यानी कि जैसे कि दंती दुर्गा ने कराया था, वो जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा।
यानी कि बाय बर्थ भले ही वो क्षत्रिय ना हो, लेकिन इस रिचुअल को करने के बाद वो क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ने समझ लिया कि पहले जो था दंती दुर्गा जो था राष्ट्रकूटा चीफ, वो क्या था, वो चालुक्य के जो अंडर में वर्क करता था। ठीक है, एज अ सामंत था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को क्या किया, फ्री कर लिया। ठीक है ना, और उसने अपने जो चालुक्य राजा था उसको क्या किया, उसको हरा दिया। ठीक है, ओवरथ्रू किया, और उसके बाद उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया। कौन सा रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्य गर्भा। ठीक है ना, और उसके बाद वो क्षत्रिय बन गया। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। इन अदर केसेस men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, ठीक है, Maurya Sharman and the Gurjar Pratihar Harishchandra were Brahmanas who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, क्या है ये। अब देखो एक और एग्जाम्पल यहां दिया गया कि कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके, ठीक है, अपने परंपरागत जो ट्रेडिशनल उनका जो पेशा था, ठीक है, जो उनका जॉब था, जो यानी कि उनके फैमिली में चलते आ रहा था बहुत समय से। परंपरागत चीज़ें क्या होती है, यानी कि जो बहुत स्टार्टिंग से चलते आ रही हैं। ठीक है, तो उस पेशे को छोड़ करके इन्होंने क्या किया, शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या समझा कि जो स्टार्टिंग में, ठीक है ना, 7th सेंचुरी के जब स्टार्टिंग हो रही थी तो उस समय जो सामंत थे, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ आने लगी, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ थे, इनको जो राजा थे वो क्या कहने लगे, इनको सामंत कहते थे। ठीक है ना, सामंत की तरह इन लोगों को इन्होंने, राजा ने क्या किया था, मान्यता प्रदान की थी। ठीक है ना, और जो किंग था वो इनसे क्या एक्सपेक्ट करता था, किंग एक्सपेक्ट करता था कि ये लोग राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे, इनके कोर्ट में आके अपना अटेंडेंस लगाएंगे एंड क्या करेंगे, इनको मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। अब देखो क्या होता था कि जैसे जैसे इनके पास जो सामंत थे, इनके पास जब वेल्थ बढ़ने लगी, इनके पास जब पावर बढ़ने लगी, तो ये लोग अपने आप को क्या कहने लगे, महासामंत या महामंडलेश्वर कहने लगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होने लगा कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब इनके पास ज़्यादा पावर आने लगी, ज़्यादा वेल्थ होने लगा, तो ये अपने आप को अब स्वतंत्र भी करने लगे, अपने आप को फ्रीडम देने लगे, आज़ादी देने लगे। जिसके अंडर में, जिस भी किंग के अंडर में ये वर्क करते थे, उनसे ये अब आज़ाद होने लगे। ठीक है, और इसका हमें दो एग्जाम्पल, हमें इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो राष्ट्रकूटा चीफ है, कौन है, दंती दुर्गा, इसने क्या किया, अपने जो चालुक्य किंग था इसको इसने हरा दिया। ठीक है, और अपने आप को फ्री कर लिया, और उसके बाद उसने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया। कौन सा रिचुअल था, हिरण्य गर्भा। ठीक है, यानी कि सोने का गर्भ इसे कहते हैं। ठीक है, गोल्डन वूम। तो ये जो एक रिचुअल था जिसके थ्रू वो क्या हो गया, वो क्षत्रिय ना होते हुए भी, बाय बर्थ वो क्षत्रिय ना होते हुए भी वो क्षत्रिय बन गया और उसने शासन किया। ठीक है, रूल किया। और सेकंड जो हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि जो कदम्ब मयूर शर्मण है और जो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये दोनों क्या थे, ये दोनों ब्राह्मण थे। ठीक है, जन्म से ये दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनके जो परंपरागत पेशे थे इसको इन्होंने छोड़ दिया और क्या किया, शस्त्र को अपना लिया, और उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने अपने राज्य को स्थापित किया और उसे सफलतापूर्वक चलाया भी। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक है, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, एक सेकेंड, हमारा सेकंड टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बताइए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो चलिए, और आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।